तो हमने लास्ट वीडियो में सेक्शन 10 और सेक्शन 12 कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम सेक्शन 11 देख कवर करते हैं। सेक्शन 11 रिस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट इंटरेस्ट क्रिएटेड। जैसे कि इसकी हेडिंग से ही हमें पता चल रहा है, जो रिस्ट्रिक्शन है रिपग्नेंट मतलब इन कॉन्फ्लिक्ट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। जो भी इंटरेस्ट क्रिएट करा गया है उससे कॉन्फ्लिक्ट में आ रही है, जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है। इसको पढ़ते आगे। Where on a transfer of a property, an interest therein is created absolutely in favor of any person। एक प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में एक इंटरेस्ट एब्सोल्युटली किसी के इंसान के फेवर में क्रिएट कर दिया है, मतलब किसी को प्रॉपर्टी की पूरी ऑनरशिप दे दी है। उसमें प्रॉपर्टी की जब पूरी ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है तो एब्सोल्यूट फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। But the terms of the transfer direct that such interest shall be applied or enjoyed by him in a particular manner। लेकिन जो टर्म्स हैं ट्रांसफ़र के उसमें उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा रखती है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी और कहा है कि जो तुम एंजॉय करोगे प्रॉपर्टी को पर्टिकुलर मैनर में ही करोगे। फॉर एग्जांपल किसी ने घर खरीदा पूरा और जिसने घर बेचा उसने कहा कि आप घर तो ले लो लेकिन इसके ऊपर एक और फ्लोर मत बनाना। तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी और बता दिया कि प्रॉपर्टी को एंजॉय कैसे करना है। He shall be entitled to receive and dispose of such interest as there was no such direction। तो ही यहाँ पे कौन है? ट्रांसफर, जिसको प्रॉपर्टी मिल रही है, बायर जो है वो एंटाइटल्ड है कि वो जो इंटरेस्ट उसके फेवर में क्रिएट करा उसको रिसीव करे और डिस्पोज करे किसी भी मैनर में एज इफ देयर वाज नो सच डायरेक्शन। तो मतलब अगर किसी के फेवर में एक एब्सोल्युटली किसी के फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया गया है तो फिर उसके ऊपर तुम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि अब तुमने घर बेच दिया तो अब तुम उसके ऊपर एक फ्लोर नहीं बना सकते। अगर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन है तो उस पर वो लागू नहीं होगी और वो अपना इंसान जो करना चाहता है उस प्रॉपर्टी के साथ वो कर सकता है और जो दूसरा बंदा उस पर केस नहीं कर सकता कि मैंने देखो यहाँ पे इन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। इसका प्रोविजन भी पढ़ लेते हैं। वेयर एनी सच डायरेक्शन हैज़ बीन मेड in respect of a one piece of immovable property for the purpose of securing the beneficial enjoyment of another piece of such property। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर जो इंसान बेच रहा है उसके ना दो फ्लैट एक साथ हैं, दो घर एक साथ है बराबर बराबर में, एक उसका घर ए है और एक उसका घर है बी, ये ए है और ये बी है। तो वो ये कह रहा है कि अगर एक पीस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अगर कोई डायरेक्शन है, जैसे उसने ए बेचा और कहा कि इसके आगे तुम ए के ऊपर एक और फ्लोर मत बनाना क्योंकि जब सूरज यहाँ से निकलेगा तो बी के ऊपर मेरी सनलाइट नहीं आएगी। तो ये बी के बेनिफिशियल इन्जॉयमेंट के लिए, अपनी दूसरी प्रॉपर्टी के बेनिफिशियल इन्जॉयमेंट के लिए वो कोई डायरेक्शन दे रहा है। तो इसमें क्या है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू अफेक्ट एनी राइट विच द ट्रांसफर मे हैव टू इन्फोर्स सच डायरेक्शन और एनी रेमेडी विच मे हैव इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रीच देयर ऑफ। तो प्रोविजो में बेसिकली जो ऊपर हमने सेक्शन में पढ़ा उसका एक्सेप्शन सा बता रखा है कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट में अगर किसी ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी तो उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा। लेकिन सेकंड पैराग्राफ में जो कि प्रोविजो है उसमें कहा है कि अगर कोई अपने बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए दूसरे पीस ऑफ प्रॉपर्टी के बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन लगाता है तो फिर ये सेक्शन उसको इफेक्ट नहीं करेगा और जो वो बंदा है बी बंदा है वो अपनी रेमेडी या फिर कुछ डायरेक्शन को इन्फोर्स करा सकता है अगर ए उसको ब्रीच करता है। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इमेजिन अ सिनेरियो वेयर मिस्टर पटेल ट्रांसफर्स ओनरशिप ऑफ अ ब्यूटीफुल लेक साइड कॉटेज टू हिज नीस प्रिया। द ट्रांसफर डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइज दैट प्रिया कैन यूज द कॉटेज फॉर हर पर्सनल एंजॉयमेंट बट नॉट रेंट इट आउट फॉर सेल इट। तो उन्होंने अपनी भतीजी को पूरा का पूरा कॉटेज तो दे दिया लेकिन उसमें कहा है कि वो पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकती है, उसको रेंट नहीं कर सकती और सेल नहीं कर सकती। तो इन दिस केस जो प्रिया है वो प्रिया इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एंड एंजॉय द प्रॉपर्टी एज देयर वाज नो सच डायरेक्शन और नो सच रिस्ट्रिक्शन। प्रिया जो एंटाइटल्ड है कि वो जैसे मर्जी उस प्रॉपर्टी को यूज़ करे क्योंकि उनके फेवर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, तो अब उन पर ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि तुम उसको अब कैसे यूज़ करना है। अभी हमने सेक्शन 11 में देखा कि जो इंटरेस्ट है वो एब्सोल्यूट है पूरा,
लेकिन अगर कहीं पे जो इंटरेस्ट है वो खुद लिमिटेड हो तो फिर क्या होगा? तो वेयर हाउएवर द इंटरेस्ट इज क्रिएटेड इज इट सेल्फ लिमिटेड, इट्स एंजॉयमेंट मस्ट ऑल्सो बी लिमिटेड। तो फिर अगर अगर कोई इंटरेस्ट ही लिमिटेड है तो उसका एंजॉयमेंट भी लिमिटेड ही होना चाहिए। तो ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि अगर जैसा इंटरेस्ट है रिस्ट्रिक्शन भी वैसी होनी चाहिए। अगर इंटरेस्ट एब्सोल्यूट है तो फिर रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर इंटरेस्ट लिमिटेड है तो आप लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हो। एक सा एग्जांपल देखते हैं, जो पहले के ज़माने में होता था, विडो हो जाती थी हिंदू लॉ में, कस्टमरी लॉ में जो विडो हो जाती थी तो उनके ना लाइफ इंटरेस्ट में प्रॉपर्टी क्रिएट करी जाती थी। लाइफ इंटरेस्ट मतलब जब तक उनके पास प्रॉपर्टी है, जब तक उनका हक है उनके पास उस प्रॉपर्टी में रहने का, लेकिन उसके बाद उनको वो प्रॉपर्टी वापस देनी है, जहाँ से वो प्रॉपर्टी आई है वो उनके बच्चों पे नहीं जाती है। तो ऐसे जैसे उनको उस टाइम प्रॉपर्टी जो होते थे उनको बस लाइफ इंटरेस्ट के लिए क्रिएट की जाती थी, तो उन पर रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जाती थी कि तुम किसी और को प्रॉपर्टी नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इसका एग्जांपल हो गया लिमिटेड इंटरेस्ट विद लिमिटेड एन्जॉयमेंट, कि तुम प्रॉपर्टी में रह सकते हो लेकिन प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। अब हम एक लिमिटेड इंटरेस्ट का बहुत अच्छा एग्जांपल देखते हैं। ये सेक्शन 31 के इलस्ट्रेशन ए में दिया रखा है। तो ये कहता है ए ट्रांसफर्स अ फार्म टू बी फॉर हिज लाइफ with the proviso that in case B cuts down a certain wood, the transfer shall cease to have any effect। तो यहाँ पे क्या है, ए ने अपने फार्म तो ट्रांसफ़र करा है बी को, लेकिन फॉर हिज लाइफ ही करा है। फॉर हिज लाइफ का क्या मतलब है, ये एक लिमिटेड इंटरेस्ट है, ठीक है, और फिर उस पर रिस्ट्रिक्शन भी लगा रखी है। तो अगर लिमिटेड इंटरेस्ट है तो उस पर रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है वो, कि इन केस बी कट्स डाउन अ सर्टेन वुड द ट्रांसफर शैल सीज टू हैव एनी इफेक्ट। तो अगर कोई सर्टेन वुड उसने काटी तो ट्रांसफ़र ख़त्म हो जाएगा। बी कट्स डाउन द वुड, ए लूजेज हिज लाइफ इंटरेस्ट इन द फार्म, तो जो उसने कट कर दिया और उसका लाइफ इंटरेस्ट भी खत्म हो गया। द कंडीशन इज़ वैलिड बिकॉज वॉट वॉज ट्रांसफर वॉज ओनली लाइफ इंटरेस्ट। कंडीशन वैलिड थी क्योंकि लाइफ इंटरेस्ट ही बनाया गया था, वरना अगर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दिया जाता कि ए ट्रांसफ़र अ फार्म टू बी और फॉर इज लाइफ नहीं होता, तो वो एक एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होता और फिर उस पर ऐसी रिस्ट्रिक्शन वो लगा भी नहीं सकता था कि आप सर्टेन वुड नहीं काट सकते, ठीक है। एंड जैसे इसमें बोला है द कंडीशन इज़ वैलिड बिकॉज वॉट वॉज ट्रांसफर्ड वॉज ओनली अ लाइफ इंटरेस्ट एंड द कंडीशन इज़ नॉट रिपग्नेंट टू द इंटरेस्ट क्रिएटेड। तो रिपग्नेंट मतलब इन कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है इंटरेस्ट क्रिएटेड, जो कंडीशन है वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट लिमिटेड है तो उस पर कंडीशन लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं पॉजिटिव कोऑर्डिनेट और नेगेटिव कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेट बेसिकली कंडीशंस होती हैं जो लगाई जाती हैं। तो उसके आगे पॉजिटिव और नेगेटिव से हम जैसे समझ सकते हैं, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एग्जांपल से समझते हैं। ये दो घर हैं, ठीक है, ए और बी। अब ए ने अपना, ये दोनों प्लॉट जो हैं ए और बी प्लॉट, ये एक्स को बिलोंग करते हैं। तो एक्स ने बी बेच दिया और ए नहीं बेचा, ए में वो खुद रहता है। अगर वो कहता है बी को बेचते हुए कि मैं बी तो बेच रहा हूँ लेकिन आपको बी में यहाँ पे गार्डन मेंटेन करना है, ठीक है, तो ये उसको एक काम करने को कह रहा है कुछ, कि तुमको ये काम कंपलसरी करना है, या फिर इसके नीचे एक पाइपलाइन जाती है, उस पाइपलाइन की रेगुलर हर साल मेंटेनेंस करवानी है। तो कुछ काम अगर करने को कह रहा है तो वो होता है पॉजिटिव कोऑर्डिनेट कंडीशन। और दूसरा है नेगेटिव कोऑर्डिनेट। नेगेटिव कोऑर्डिनेट होता है कि जिसमें तुम किसी चीज़ को करने से रोकते हो, जैसे कि नाम से ही बता रहे नेगेटिव। तो जब बी को बेचा उसने, तो बी को बोला कि तुम यहाँ पर एक मंजिल तो मकान बना सकते हो लेकिन दूसरी मंजिल मकान नहीं बना सकते, दो फ्लोर का घर नहीं बना सकते। तो इसमें वो जो एक्स है वो बी वाले प्लॉट पे कुछ करने से रोक रहा है, तो ये होता है नेगेटिव कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो 1929 से पहले कोऑर्डिनेट तो चलते ही नहीं थे, लेकिन जब 1929 की अमेंडमेंट आई उसके बाद से ये कोऑर्डिनेट्स वैलिड हो गए। तो पढ़ते हैं, आफ्टर द 1929 अमेंडमेंट although affirmative and negative covenants are valid as between the transfer and transferee, only negative covenants can be enforced against a transferee for the first transferee by reason of section 40। तो ये यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेजेस को वापस पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको बताऊंगा। ओनली अ नेगेटिव कॉवेनेंट कैन बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट अ ट्रांसफरी फ्रॉम द फर्स्ट ट्रांसफरी बाय रीजन ऑफ सेक्शन 40। तो सेक्शन 40 के रीज़न से तुम एक नेगेटिव कॉवेनेंट कैसे इन्फोर्स कर सकते हो। तो इसमें 3 पर्सन है, ए बी सी, ए बी और सी।
ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को बेची और प्रॉपर्टी बेच तो बेचा कि इस पर तुम 2 फ्लोर का घर नहीं बना सकते, तो ये कॉम्पोनेंट तो वैलिड है। और फिर बी ने ये प्रॉपर्टी सी को बेच दी, तो अब ये जो है, क्या ये जो इस ए ने कॉम्पोनेंट बी पे लगाया था, क्या ये वैलिड सी पे भी रहेगा? तो इसमें लिखा है कि जो केवल जो नेगेटिव कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जो हमने एग्जांपल में देखा था 2 फ्लोर के घर बनाते हैं, वही इन्फोर्स कर सकता है ए सी के ऊपर, लेकिन जो पॉजिटिव कॉम्पोनेंट है वो नहीं इन्फोर्स कर सकता। और इसका हमें प्रोविजन सेक्शन 40 में दे रखा है, हम सेक्शन 40 पढ़ लेते हैं। वेयर फॉर द मोर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ हिज ओन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो ए है उसकी खुद की ओन बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए, अ थर्ड पर्सन हैज़, थर्ड पर्सन यहाँ पे ए ही हो गया ना, क्योंकि ए ने पहले बी को बेची, फिर बी ने सी को बेची, तो यहाँ पे बी और सी के बीच में ट्रांजेक्शन चली है, ए थर्ड पर्सन हो गया। अ थर्ड पर्सन हैज़ इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी इंटरेस्ट इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका अब कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहा जो बी की प्रॉपर्टी हो गई है, ऑफ अनदर और ऑफ एनी ईजमेंट देयर ऑन अ राइट टू रिस्ट्रेन द इंजॉयमेंट इन अ पर्टिकुलर मैनर ऑफ द लेटर प्रॉपर्टी, तो उसमें उसका राइट है कि उसको रिस्ट्रेन कर सकता है सी की इंजॉयमेंट इन अ पर्टिकुलर मैनर। लेकिन यहाँ पे हमें एक ये जो फ्रेज़ है ये ध्यान में रखना है, फॉर मोर बेनिफिशियल इंजॉयमेंट ऑफ हिज ओन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जब वो नेगेटिव कॉम्पोनेंट बी पे लगा रहा है तो अपनी खुद की बेनिफिशियल इंजॉयमेंट के लिए लगाना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि यहाँ पर 2 प्लॉट है, ए का ये है और बी का ये है। जब उसने बी को बेच दिया तो उसने बी को लगाया था ये वाला कॉम्पोनेंट की, तो इसके ऊपर एक और फ्लोर नहीं बना सकते। तो ये क्यों बनाया था, क्योंकि यहाँ से निकलता है सूरज और यहाँ पे करता है खेती, तो ये खेती की इसकी क्रॉप्स उगेगी नहीं जब, क्योंकि वो किरणें जो है वो यहाँ पर आएगी नहीं। तो ये खुद की बेनिफिशियल इंजॉयमेंट के लिए ए बी पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इफ़ ए इज़ द ओनर ऑफ 2 प्रॉपर्टीज़ एक्स एंड वाई, ए 2 प्रॉपर्टी का ओनर है एक्स और वाई, ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टी हैं, 2 प्लॉट है। इफ़ ए ट्रांसफर्स एक्स टू बी, जो उसने एक्स है वो बी को बेच दिया और जो वाई है वो उसने खुद रख लिया, और कुछ कोवेनेंट्स कुछ कंडीशंस भी एंटर करी थी जब उसने एक्स को बेचा था कि तुमको एक्स कैसे यूज़ करना है, एक्स प्लॉट कैसे यूज़ करना है, इन ऑर्डर टू एनेबल ए, जो ए है, टू हैव द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ वाई, की कंडीशंस इसलिए थी ताकि वो अपने वाई को बेनिफिशियली एंजॉय कर सके। देन ए कैन इन्फोर्स देम वेदर दे आर अफर्मेटिव और नेगेटिव कॉन्वेंट्स। तो अगर कोई सी भी कॉम्पोनेंट हो, चाहे वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ए उनको इन्फोर्स कर सकता है। लेकिन जो मैंने सेक्शन 40 में बताया था, वो बताया था कि जब ये जो एक्स प्रॉपर्टी है वो जब सी को बेच देता है बी, तो इस केस में अगर प्रॉपर्टी और आगे चली गई तो फिर ए जो है वो बस नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स इन्फोर्स कर सकता है। लेकिन जब ए और बी के बीच में सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो फिर तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इन्फोर्स कर सकता है। लेकिन जब बी किसी और को बेच देता है, अब बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है एक्स की प्रॉपर्टी के लिए, ए का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ए अपनी बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए सेक्शन 40 में नेगेटिव कोऑर्डिनेट इन्फोर्स कर सकता है, ये रहा। बट इफ बी ट्रांसफर्स एक्स टू सी, then A can only enforce the negative coordinates as against C because of section 40। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें भी सेम चीज़ हो रही है। ए ने अपनी प्रॉपर्टी बेची बी को कि इस कंडीशन के साथ कि तुम इस पे ऐसा कुछ मत बनाना, अपना हाउस ऐसे मत बनाना कि ए का जो राइट है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो और वो अपने राइट एंजॉय ना कर पाए। तो बी को इस कंडीशन के साथ प्रॉपर्टी बेची। तो एक नेगेटिव कॉन्वेंट है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, और बी के बाद के जो भी हैं उन सब के ऊपर लागू होगा। लेकिन अगर इसमें हमने एज्यूम करा है कि ए की प्रॉपर्टी के लिए बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए उसने रोका था कि मैं बेनिफिशियली एंजॉय कर पाऊँ अपनी प्रॉपर्टी, इस वजह से बी तुम ऐसा कुछ मत करना अपनी प्रॉपर्टी पे कि मैं अपनी प्रॉपर्टी का बेनिफिशियल एंजॉयमेंट नहीं कर पाऊँ। लेकिन अगर यहाँ पर होता कि ए बी को ट्रांसफ़र करता और ये कंडीशन रखता कि तुम इस पर होटल मत बनाना, कि तुम इस पर होटल मत बनाना और बाकी कुछ भी कर सकते हो, तो जो ये बी वो उस पर बाउंड तो है क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो बी इस पर होटल नहीं बना सकता। लेकिन बी अगर सी को बेचता है तो सी इस पर होटल बना सकता है, क्योंकि होटल बनाने से ए का कुछ बेनिफिशियल एंजॉयमेंट में कुछ दिक्कत नहीं हो रही है। तो इसमें हमें 2-3 चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती है कि पहला तो
बेनिफिशियल एंजॉयमेंट उसका ख़राब नहीं होना चाहिए जो प्रॉपर्टी अपनी दे रहा है। दूसरा कि जिसको दे रहा है उसको नोटिस भी होना चाहिए कि ऐसा कॉवनेंट रन कर रहा है। अगर उसको पता ही नहीं और जो खरीद रहा है कि ऐसा कुछ कॉवनेंट है तो वो भी उससे बाउंड नहीं होगा। तो ये दो तीन चीज़ें हमें दिमाग में रखनी पड़ती है, नोटिस और बेनिफिशियल एंजॉयमेंट। अब हम देखते हैं कि कौन सी दो कंडीशंस में पॉजिटिव कॉवनेंट भी लैंड के साथ रन कर सकता है। तो ये जो कंडीशन है उसमें से पहली कंडीशन है कि जो ट्रांसफ़र है जिसको प्रॉपर्टी जा रही है उसको नोटिस है कॉवनेंट का कि ऐसा ऐसा कॉवनेंट एग्जिस्ट करता है और फिर वो बाय कर रहा है। तो जब पॉजिटिव कॉवनेंट भी लैंड के साथ रन कर सकता है। या फिर एक ग्रेचुइटस ट्रांसफ़र ही है, मतलब जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है, मतलब जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है, फ्री में ट्रांसफ़र हुई है, बिना कुछ कंसिडरेशन दिए उसको फ्री में मिल गई है, तो जब भी पॉजिटिव कॉवनेंट लैंड के साथ रन कर सकता है। तो ये कॉमन सेंस ही है कि अगर किसी को फ्री में मिल रही है या फिर तुमको बताकर कर रहे हैं तो फिर तुम उसको उसका पालन करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं सब्सटेंस एंड नॉट फॉर्म। तो सब्सटेंस एंड नॉट फॉर्म का मतलब क्या है? सब्सटेंस मतलब होता है कि अंदर से उस चीज़ में जो लिखा है उसका मतलब क्या है, और फॉर्म मतलब किस फॉर्मेट किस वे में लिखा हुआ है। तो बेसिकली इसका मतलब है कि अगर कोड को डिटरमाइन करना होगा कि जो एक कॉवनेंट है ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो ऐसे थोड़ी करेंगे कि सेंटेंस में नॉट लिखा है तो नेगेटिव हो गया, सेंटेंस में नॉट नहीं लिखा तो पॉजिटिव हो गया। ऐसे नहीं करेंगे कि किस फॉर्म में लिखा है उस वजह से नहीं होगा, बल्कि सब्सटेंस से क्या मीनिंग हो रहा है। तो इसमें क्या है कि तो सब्सटेंस में क्या मीनिंग हो रहा है उसमें मीनिंग को अंदर से देख के तय किया जाएगा कि वो कॉवनेंट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो इसमें ये पूरा एग्जांपल है, आप रीड कर लेना। इसमें ए ने प्रॉपर्टी बी को दी थी कि तुम इसको कभी भी बेचोगे तो उसका 1/4 हिस्सा तुमको मेरे को देना पड़ेगा। तो इसमें कहीं भी तो सुनने में पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन जब इसको बाद में डिसाइड करा तो कोर्ट ने कहा कि हम इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि तुम प्रॉपर्टी जब तक नहीं बेच सकते जब तक तुम 1/4 हिस्सा ए को ना दो। तो अब ये नेगेटिव लग रहा है, तो इसको कोर्ट ने नेगेटिव हेल्ड करा था और इस कहा था कि सब्सटेंस से जाएंगे, फॉर्म से नहीं जाएंगे उसके। अब हम फटाफट समराइज कर देते हैं जो सेक्शन 11 और सेक्शन 40 का इंडिया में अभी क्या रूल चलता है। तो पॉइंट नंबर 1, इफ़ ए हैज़ ओनली वन पीस ऑफ लैंड एंड ही सेल्स इट टू बी, बस एक ही लैंड है और वो ही बी को बेच देता है, तो अ पॉजिटिव और नेगेटिव कोवेनेंट रिलेटिंग टू दैट यूज ऑफ दैट लैंड वुड नॉट बी बाइंडिंग ऑन बी। तो एक ही लैंड ही है, वही उसने बेच दिया, तो उसको क्या बाइंड करेगा? दूसरा लैंड भी तो होना चाहिए ना बाइंड करने के लिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इफ ए हैज़ 2 लैंड्स एंड ही सेल्स वन लैंड टू बी विद अ कोवेनेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर लैंड। ठीक है, 2 लैंड है, एक कोवेनेंट के लिए बेच दिया बेनिफिट ऑफ अदर लैंड के लिए, तो कोवेनेंट बाइंड्स बी इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द कोवेनेंट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब दो लोगों के बीच में, इन दोनों के बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच में, तो इर्रेस्पेक्टिव कोवेनेंट है पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, वो ए और बी के बीच में रहेगा क्योंकि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। सपोज इन द अबव इलस्ट्रेशन बी सेल्स द लैंड परचेज्ड बाय हिम टू सी। अब ये बी अपना प्रॉपर्टी सी को बेच देता है। सी वुड बी बाउंड बाय द कोवेनेंट विद ए इफ द कोवेनेंट इज नेगेटिव एंड इफ ही हैड नोटिस ऑफ द कोवेनेंट। तो पहले जो मैंने बता दिया कि अगर नेगेटिव है तो सी बाउंड होगा और उसको नोटिस भी होना चाहिए, प्लस ए के बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए भी होना चाहिए वो कोवेनेंट। इफ इन द सेम इलस्ट्रेशन द कोवेनेंट इज पॉजिटिव सी वुड नॉट बी बाउंड। ठीक है, अनलेस इट इज़ एनेक्स्ड विद द ओनरशिप ऑफ द अदर लैंड। वो एनेक्स्ड मतलब एकदम पास पास चिपके हुए नहीं हुए प्लॉट, तो पॉजिटिव कोवेनेंट में वो बाउंड नहीं है, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि वो एनेक्स्ड होना चाहिए अदर लैंड से। जो प्रॉपर्टी है अगर वो एनेक्स्ड है मतलब एक दूसरे से प्रॉपर्टी से चिपकी हुई है, तो फिर वो पॉजिटिव कोवेनेंट भी सी को बाउंड करेगा, इसका एक एक्सेप्शन है। इफ इन द सेम इलस्ट्रेशन ए सेल्स द लैंड रिटेन्ड बाय हिम टू डी। अभी तक तो बी बेच रहा था, अब ए ने अपना प्रॉपर्टी जो रिटेन कर रखी थी वो डी को बेच दी है। डी विल हैव ऑल द राइट्स ऑफ ए एंड कैन एनफोर्स द नेगेटिव कोवेनेंट अगेंस्ट बी। तो जो ए के जो सारे राइट्स थे वो डी को ट्रांसफ़र हो जाएंगे और वो बी को या सी को जिसको भी है उनको उनके अगेंस्ट एनफोर्स भी कर पाएगा। तो अभी इंडिया में ये सारी
प्रोपोजिशन आज की डेट में वैलिड है। तो अभी तक जो हमने सब रूल्स पढ़े वो लीज पर अप्लाई नहीं होते। लीज में का मतलब क्या होता है, तुम अपनी एक प्रॉपर्टी बेसिकली किराए पर देते हो, रेंट पर देते हो, लीज करते हो उसको, रेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ही लीज होता है ना। तो फिर अंडर सेक्शन 11 कोई भी अगर कॉवनेंट है, चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव हो, अगर लेसर के पास एक ही प्रॉपर्टी है, चाहे एक पीस ऑफ प्रॉपर्टी है, और वो कॉवनेंट के साथ उसको देता है, ट्रांसफ़र करता है, लीज पर देता है लेसर, तो जो उस पर वो बाइंडिंग है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, चाहे एक ही प्रॉपर्टी हो, क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट है, वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी ही ट्रांसफ़र कर रहा है कुछ टाइम के लिए। तो अब आप देख सकते हो ये चार्ट, इसमें अच्छे तरीके से पूरा समराइज है अभी तक जो भी हमने सब पढ़ा। कॉवनेंट, फिर 2 तरीके के कॉवनेंट होते हैं, जो पर्सनल होते हैं और कुछ जो होते हैं जो रन विद लैंड करते हैं। फिर उसमें आते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव कॉवनेंट्स। फिर नेगेटिव कॉवनेंट्स में विदाउट नोटिस और विद नोटिस। अगर विद नोटिस है तो फिर कॉवनेंट भी साथ में पास होएगा, और विदाउट नोटिस है तो कॉवनेंट पास नहीं होगा। तो बेसिकली सारा कॉमन सेंस ही है कि अगर उसके साथ, अगर उसे बताया ही नहीं तो उसके साथ इनजस्टिस क्यों हो, और उसको अगर पता है, वो जब भी अगर प्रॉपर्टी बाय करता है तो उसको फिर कॉवनेंट उसके साथ पास होएगा विद नोटिस में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।